अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। ईद आप लोगों की अच्छी गुजर गई होगी। आज हम एसीएन का यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे जो रिलेटेड है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पहले हम थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम का ओवरव्यू पढ़ेंगे, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ताकि आगे जितनी भी डिजीज़ है उसके बारे में फिर इजीली आप लोगों को समझ आ सके। तो सबसे पहले अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का सबसे एक स्मॉलेस्ट और कम्प्लेक्स सिस्टम है। जो हमारा 11 बॉडी सिस्टम है, जितनी भी बॉडी सिस्टम है जो हम वन बाय वन जिनके डिसऑर्डर्स हम पढ़ के आ रहे हैं, तो इसमें से ये सबसे स्मॉल और सबसे कम्प्लेक्स सिस्टम है क्योंकि नर्वस सिस्टम है, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन इनका जो है वो एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है नर्वस सिस्टम का। तो वो न्यूरॉन सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, इसलिए ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स सिस्टम है। नर्वस सिस्टम इज intricate, highly organized network of billions of neuron and even more neurology। नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास एक इंटीग्रेट मीन एक कम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, ठीक है, जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से बना हुआ है और इसमें न्यूरोलॉजिया भी है। जो हमारे पास नर्व सेल्स है इसे हम न्यूरोलॉजिया कहते हैं। The nervous system detects and responds to changes inside and outside of the body। अब नर्वस सिस्टम का काम क्या है, जितने भी हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उनको डिटेक्ट करना और उसी की अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना, वो नर्वस सिस्टम का काम है। और इसके अलावा जो है वो जो होमोस्टेसिस है उसको भी मेंटेन करता है। होमोस्टेसिस क्या है कि जब आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस लेके आना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करना, तो वो हमारे पास क्या है, होमोस्टेसिस है। तो ये होमोस्टेसिस को भी मेंटेन करता है, वो इसका काम है नर्वस सिस्टम का। फिर क्या है, कंट्रोल एंड इंटीग्रेट ऑल बॉडी एक्टिविटीज विद इन लिमिट्स दैट मेंटेन लाइफ। जितनी भी हमारी बॉडी एक्टिविटी जितनी भी हो रही है उसको कंट्रोल करना, उसको चेंज करना, वो हमारे पास नर्वस सिस्टम का काम है। 3 जो इनकी बेसिक फंक्शंस है वो क्या है, सेंसिंग चेंजेस विद सेंसरी रिसेप्टर्स। जितनी भी हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं या हमें कोई फॉर एग्जांपल पेन जो है वो फील होता है, तो इसकी अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पांस करना हमारे नर्वस सिस्टम का काम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा किसी गर्म चीज पे हाथ पड़ जाता है या लग जाता है किसी गर्म चीज से हमारा हाथ, तो डायरेक्ट हम हाथ को उठा देते हैं। तो वो हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेज को लेकर जाता है ब्रेन में, और ब्रेन से फिर हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज वापस आता है रिसेप्टर में विद इन नैनो सेकंड्स, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का काम क्या है, जितनी भी हमारे सेंसिंग चेंजेस होते हैं उसको उसको आगे से जो है वो रिस्पॉन्स करना। फुलनेस ऑफ स्टमक आर्सन ऑन योर पेट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने जो है वो खाना खा लिया है, बाद में उसकी आधा घंटा घंटा बाद फिर जो है वो कहीं भी उसको खाना मिल रहा है, तो उनको ये फीलिंग आ रही है कि मेरा स्टमक जो है वो फुल है, मैं मजीद नहीं खा सकता। तो वो क्या होता है, वो आपकी मैसेज चला जाता है ब्रेन में और ब्रेन से वापस रिस्पॉन्स आता है कि और कोई जगह नहीं है, ठीक है। इंटरप्टिंग इन रिमेम्बरिंग दोज चेंजेस। जितनी भी हमारी मेमोरीज होती है, ठीक है, उसको याद रखना, उसको इंटरप्रेट करना, ये भी नर्वस सिस्टम का काम है। रिएक्टिंग टू दोज चेंजेस विद इफेक्टर्स। जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में उसकी अकॉर्डिंग उसको रिएक्ट करना। मस्कुलर कंट्रैक्शंस। जितनी भी हमारी बॉडी में मसल्स है उसकी कंट्रैक्शन होती है, उसकी रिलैक्सेशन होती है, तो वो भी नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है किस टाइम पे आपने मसल को कंट्रैक्ट करना है, हाथ को आगे लेके आना है, पीछे लेके जाना है, ठीक है। ग्लैंडुलर सिक्रेशन। जितने भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं जहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, तो वो भी मैसेज जाता है हमारा ब्रेन में, ठीक है, और वहां से फिर वापस मैसेज आता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू के हम अभी बॉडी को कौन सी एंजाइम्स की, कौन सी हार्मोन्स की वो है, नीड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में पानी की या वाटर की बहुत कमी है, तो मैसेज चला जाता है किडनी में, वहां पे जो है वो फिर सोडियम की रिटेंशन होती है, और सोडियम क्या करता है, वो फिर वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है जितने भी हमारे ट्यूब्यूल्स है किडनी में या निफ्रॉन में। तो वो फिर सारे मैसेजेस सिस्टम जितनी भी बॉडी को कहीं भी नीड होती है, तो वो मैसेज चला जाता है ब्रेन में, और ब्रेन जो है वो स्पेसिफिक पार्ट को मैसेज लेकर आता है कि आपने प्ला हार्मोन रिलीज करना है, ठीक है। तो जितनी भी चेंजेस आते हैं बॉडी में वो कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। अभी अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है वो दो में डिवाइड होता है। एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है, और एक हमारे पास जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसमें जितने भी हमारे क्रेनियन नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स है, ठीक है, और जो पेरिफेरल नर्व्स है।
ये यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्रीनियल नर्व है, टोटल हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रीनियल नर्व है, ठीक है। इसके बाद जो है वो स्पाइनल नर्व्स है, गेनिग्लिया है और पेरिफेरल नर्व्स है, जो हमारे हाथ और पाँव में जितने भी हमारे पास नर्व्स है या न्यूरॉन्स है, उसको फिर हम कहेंगे कि ये हमारा पेरिफेरल नर्व सिस्टम है रिलेटेड टू पेरिफ्रीज। और जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है उसमें हमारा क्या है, सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है। ब्रेन के फिर आगे डिफरेंट पार्ट्स है, वो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, वो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा इसकी एनाटॉमी। फिर जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें फिर कुछ हमारे पास फिर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो स्किन में लगे होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास जो है वो ऐसे सेंसरी रिसेप्टर जो हमारे पास अंदर ऑर्गन्स में लगे होते हैं, उसको फिर हम कहते हैं एंटेरिक, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, तो कुछ इसके हमारे पास कुछ सेंसरी होती है और कुछ हमारे पास मोटर होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास सेंसरी है, ये देखिए यहाँ पे सोमेटिक एंड स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर इन न्यूरॉन्स, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास ऑटोनॉमिक सेंसरी रिसेप्टर है और न्यूरॉन्स है, उसके बाद हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर एंड न्यूरॉन एंड जीआई ट्रैक एंड एंटेरिक प्लेक्सस। ये हमारा जितना भी है ना, ये जो ब्लू में नजर आ रहा है, ये हमारा सेंसरी पार्ट है जो सेंस कर रहा होता है और आगे मैसेज लेके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, यहाँ से वो सेंस कर रहा होता है, कुछ चेंजेस आ रही होती है बॉडी में, तो वो मैसेज लेके जाता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में। उसके बाद हमारा मोटर जो पार्ट है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि मोटर ने क्या करना है, उसने मैसेज वापस लेके जाना है, जिस बॉडी को नीड, बॉडी पार्ट को नीड होती है, वहां पे ये मैसेज वापस लेके जाता है। तो ये जो हमारे पास है सोमेटिक न्यूरॉन्स, वॉलंटरी होती है, हमारे कंट्रोल में होती है, कि जब भी हम चाहे हम अपने जैसे मसल्स हैं, ठीक है, जब भी हम चाहे तो हम अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं, जब भी हम चाहे तो हम उसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अंडर कंट्रोल होती है, जिसे हम कहते हैं वॉलंटरी, ठीक है, जैसे स्केलेटल मसल्स है। इसके बाद जो है ये ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स है, जो हमारे पास इनवॉलंटरी होती है, जो हमारे उसमें नहीं होती, कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स कौन सी मसल्स है, जिससे ऑर्गन्स बने होते हैं बॉडी के, ठीक है, जैसे हार्ट है, स्टमक है, किडनी है, जितनी भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में अंदर है, वो सारे स्मूथ मसल से बने हुए हैं। तो स्मूथ मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। जैसे कार्डिक है, कार्डिक का जो हार्ट रेट है, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना, कि हार्ट अपने हिसाब से जो है वो पंप कर रहा होता है, बीट कर रहा होता है, ठीक है। कार्डिक मसल्स और ग्लैंड जितनी भी है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इनवॉलंटरी है। इसके बाद जो है वो एंटेरिक मोटर न्यूरॉन्स है, ये भी इनवॉलंटरी है। ये भी हमारे पास जैसे स्मूथ मसल्स है, जो ऑर्गन्स जिसे हम कहते हैं, जिससे ऑर्गन्स बने होते हैं जिस मसल से, उसको हम कहते हैं कि ये स्मूथ मसल्स है। ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन सेल्स है और जीओ ट्रैक है, इसमें जितने भी हमारे पास सेल्स है या मसल्स है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये इनवॉलंटरी है। तो ये सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की, जिसमें हमने सेंसरी की बात की और मोटर की बात की है। सेंसरी क्या काम करता है, वो मैसेज लेके आता है बॉडी से ब्रेन में, स्पाइनल कार्ड में, और फिर जो है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो मैसेज चला जाता है स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे नीड होती है। नर्वस सिस्टम की फिर डिवीजन की बात करते हैं, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया कि नर्वस सिस्टम जो है वो दो में डिवाइड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम सीएनएस कहते हैं, तो कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और फिर हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स दैट कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स, connect central nervous system to muscles, glands and all sensory receptors। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व से बना होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको कनेक्ट कर रहा होता है मसल्स के साथ, ग्लैंड्स के साथ, और जितने भी हमारे सेंसरी रिसेप्टर जैसे पेन रिसेप्टर्स है, हीट रिसेप्टर है, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। फिर सब डिवीजन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, एक सोमेटिक है जो हमारे पास इनवॉलंटरी है, ठीक है, सॉरी वॉलंटरी है, जो हमारे कंट्रोल में है, जिसमें हमने बात की है स्केलेटल मसल्स की, कि हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम कब जो है वो अपने हाथ आगे लेके आए या पीछे लेके जाए, जिस साइड पे हम मर्जी मूवमेंट कर ले, तो ये हमारे पास वॉलंटरी में आ जाता है। न्यूरॉन्स फ्रॉम cutaneous and especially sensory receptor to the CNS, motor neurons to skeletal muscle tissues, autonomic involuntary nervous system,
सेंसरी न्यूरॉन्स फ्रॉम विजुअल ऑर्गन्स टू सीएनएस, जैसे विजुअल ऑर्गन्स से हमने बात की स्टमक है या जितने भी हमारे ऑर्गन्स बने होते हैं, उसकी जो मूवमेंट होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वहां पे स्मूथ मसल्स लगे होते हैं। मोटर न्यूरॉन टू स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स एंड ग्लैंड्स। फिर जो है वो पेरिफेरल जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है उसकी मजीद अगर डिवीजन हुई हुई है, सिंपैथेटिक डिवीजन, ठीक है। सिंपैथेटिक मींस कि जो हमारा सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट मोड में एक्टिव होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि जिस तरह के हम गुस्से में होते हैं या परेशानी की हालत में होते हैं तो उस टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जिसमें आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, इस तरह के, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है वो है जो एक नॉर्मल रूटीन में वो एक्टिव रहता है, ठीक है। उसमें आपका हार्ट रेट भी ठीक होता है और आपकी सारी बॉडी फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल होती है। इसके अलावा जो है वो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, इनवॉलंटरी सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स कंट्रोल जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। न्यूरॉन्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ एएनएस एंड सीएनएस। ये जो हमारा सिस्टम है, जितने भी हमारे मोस्टली जीआई ट्रैक्ट के मसल्स है या वहां से अगर कोई रिस्पांस आता है तो वो थ्रू एंटेरिक सिस्टम आता है। ओके, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था हमारा नर्व सिस्टम के बारे में। अभी हम इसके डिसऑर्डर्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो डिसऑर्डर्स है वो अल्जाइमर डिजीज है। अब अल्जाइमर डिजीज है क्या? इज अ प्रोग्रेसिव degenerative disorder that attacks the brain nerve cells or neurons, resulting in loss of memory, thinking, and language skills and behavior changes। ये हमारे पास एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो हमारे ब्रेन सेल्स पे अटैक कर रहा होता है, ब्रेन सेल्स को जो है वो डिमेज कर रहा होता है, जिसकी वजह से फिर डिफरेंट साइंस सिम्टम्स बॉडी में अपियर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मेमोरी जो है वो खत्म हो जाती है, आपको चीजें याद नहीं होती, ठीक है। आपका जो लैंग्वेज स्किल्स है या जो आपके स्पीकिंग पावर्स है वो भी कम हो जाते हैं, ठीक है। आप सही तरह से अल्फाज को प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकते, आपकी बिहेवियर चेंजेस आ जाती है उसमें, ठीक है। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आपकी ब्रेन सेल्स जो है वहां पे डिमेज हो रहे होते हैं। जब ब्रेन सेल डिमेज हो जाए तो आपकी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी को फिर मैसेज नहीं जाता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डिफरेंट सारे चेंजेस आते हैं, जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी है, जिसमें थिंकिंग एंड लैंग्वेज स्किल्स और बिहेवियर, ठीक है। इसके जो काजेज है वो अभी तक जो है वो अननोन है, किसी को नहीं पता कि अल्जाइमर डिजीज या ब्रेन में जो नर्व सेल्स डैमेज हो जाते हैं उसकी काज क्या है, इसके काज अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन मोस्टली जो एज के साथ जो है इसके रिस्क बढ़ जाता है। ब्रेन में चेंजेस आ जाते हैं। ब्रेन में क्या चेंजेस आते हैं? इसमें जो है वो प्लेग्स बन जाता है। प्लेग्स क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन सेल्स है, उसमें हमारे पास जो बताएं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है, वो प्रोटीन जो है वो एक जगह पे जमा हो जाते हैं, क्लस्टर्स बना देते हैं, ठीक है। और वो जितने भी हमारे नर्व सेल्स है या आर्टरी वेन है उसको ब्लॉक कर देते हैं और आगे से ब्लड नहीं जाता, ठीक है। टिंगल न्यूरॉन, ये भी हमारे पास डेड एंड डाई नर्व सेल्स है, ठीक है। जितने भी हमारे नर्व ब्रेन में सेल्स है, नर्वस सिस्टम में जो सेल्स है, जब वो डेड हो जाते हैं, ठीक है, और वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो आगे से फिर मैसेज नहीं जाता, ठीक है। उसको पे हम कहते हैं कि ये टिंगल न्यूरॉन है। ब्लड वेसल्स डिजनरेशन, जितने भी हमारे पास ब्लड वेसल्स है जो ब्रेन को या हमारे नर्व सिस्टम को ब्लड सप्लाई कर देता है, उसकी डिजनरेशन हो जाती है। वहां पे जो है वो कोई क्लाड आ जाता है या वो वेसल्स जो है वो रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे से ब्लड नहीं जाता और फिर काफी सारे चेंजेस आते हैं उसमें, थिंकिंग में और लॉस ऑफ मेमोरी। केमिकल चेंजेस भी हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके जो है वो हमारे पास कुछ सिम्टम्स है जिसको हमने चार में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट, जब आपको अगर किसी को भी अल्जाइमर डिजीज हो जाती है तो उसके सिम्टम्स में सबसे पहला यह है कि उसकी मेमोरी जो है वो लैप्स हो जाता है, ठीक है। उसको चीजें याद नहीं होती, या तो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो उनको चीजें फिर याद नहीं रहती। डिफिकल्ट वर्ड फाइंडिंग, फिर आप वर्ड को जो है वो जितने भी अल्फाज है उसको आप अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकते, और आपका अटेंशन जो है वो एक चीज पे कम हो जाता है। आप एक चीज पे अच्छी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर सकते, किसी चीज को अटेंशन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रेन सेल्स जो है वो ऑलरेडी डिमेज है, वो अपना फंक्शन सही तरह से नहीं कर रहा और आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मैसेज नहीं जाता। और मोस्टली जो हमारे फेशियल है, ठीक है, उसमें जो फेशियल नर्व्स है, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व जो मोस्टली है उसमें वो डिमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो है फिर आपके वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो है वो खत्म हो जाती है, आप किसी चीज पे फिर अटेंशन नहीं दे सकते। ये इसका फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सेकंड में जब हम चले जाते हैं तो उसमें मेमोरी प्रॉब्लम मजीद बढ़ जाती है, ठीक है। पहले अगर आपको
कुछ चीजें आप भूल जाते थे, कुछ चीजें आपको याद रहती थी। इसमें कंप्लीटली जो है वो आपकी जो मेमोरी प्रॉब्लम्स है वो मजीद बढ़ जाता है, ठीक है। डिसओरिएंटेड टू टाइम, आपको नहीं पता चलता कि अभी टाइम क्या है। जब आपसे कोई बंदा पूछ जाता है किसी ऐसे क्वेश्चन से, तो उसको नहीं पता कि टाइम क्या है या डेट क्या है, ठीक है। लूजेस थिंग्स, चीजों का नहीं पता होता उनको, सारी चीजें जो है वो गुम हो जाती है, उसको नहीं पता मैंने कब कहाँ पे रखा है, मैंने अपना मोबाइल कहाँ पे रखा है, मैंने अपना बैग कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इनको चीजों का पता नहीं चलता। कन्फ्यूबुलेट्स ये है कि उसमें वो फॉल्स इंफॉर्मेशन के बारे में कहता है कि पता नहीं मैंने 1 घंटे पहले ये काम किया था, हालांकि उसने वो काम किया नहीं होता, उसकी फॉल्स परसेप्शन होती है, ठीक है, उसको चीजों का नहीं पता चलता। थर्ड में जो है वो कंप्लीटली जो है वो डिसओरिएंट हो जाता है पेशेंट, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एफ्रेजिया हो जाता है। एफ्रेजिया क्या है कि वो उसकी मूवमेंट होती है बॉडी की, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू कमांड नहीं होता। अगर आप उसे कहते हो कि आप अपना हाथ ऊपर उठाएं, तो वो उसकी जगह जो है वो पाँव उठा लेता है, ठीक है। तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो पर्सफुल मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा जो है वो वांडर्स, चलता फिरता भी है तो वो एमलेस इसकी वह है कि आप इसे कहते हो कि आप सीधा चलो, वो किसी और तरफ चला जाता है। तो क्योंकि उसकी ब्रेन जो है वो आगे से मैसेज उस तरह से नहीं पास करता जिस तरह से हम उसको कमांड देते हैं, ठीक है। और फोर्थ में जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली स्वेयर इम्पेयरमेंट हो जाती है, उसकी ब्रेन सेल्स कंप्लीटली डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको किसी चीज का पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये साइन सिम्टम्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि इसके फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट फेज में, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है और फोर्थ में क्या होता है। टेस्टिंग इसकी जो है वो कुछ ऐसे खास टेस्टिंग नहीं जिसे हम कह सके कि हमने अल्जाइमर के लिए कोई टेस्ट कर लिया तो वो हमें पता चल जाए कि पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज है, कोई डेफिनेट टेस्ट नहीं है। लेकिन हमने फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछना है कि पेशेंट की फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा जो है वो हम ऑटोप्सी करते हैं। ऑटोप्सी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जस्ट लाइक जैसे हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी बेस पे फिर हम थोड़ा बहुत इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो हम पेशेंट को मोस्टली जो है वो फोलिक एसिड एंड विटामिन बी 12 देते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट जो है वो मोस्टली वीकनेस ज्यादा होती है, मैसेज नहीं आता किसी भी बॉडी पार्ट को, ठीक है। और बंदा बहुत ज्यादा वीक होता है, जिसकी वजह से हम फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 पेशेंट्स को देते हैं। लो पेट डाइट देते हैं, ठीक है, और इन सेल्स देते हैं, ये इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है। लेकिन ये सिर्फ जस्ट इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट इनके सिम्टम्स को कम करने के लिए हम ये सप्लीमेंट दे सकते हैं पेशेंट्स को। नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमने अल्जाइमर डिजीज में दो की पॉइंट्स जो है वो जहन में याद रखना है कि पेशेंट्स को हमने ओवर स्टिमुलेशन से बचाना है, कि पेशेंट जो है वो ज्यादा ओवर स्टिमुलेट ना हो, उसके पास कोई चीज पड़ी हो तो वो उठा न दे, किसी को कोई चीज न मारे, ठीक है। तो ओवर स्टिमुलेशन से हमने पेशेंट्स को बचाना है। और इसके अलावा इसके एनवायरनमेंट को हमने सेफ रखना है कि पेशेंट के पास ऐसे कोई चीज ना पड़ा हो कि वो उठाए, वो अपने आप को नुकसान दे दे, या अटेंडेंट को या स्टाफ को या किसी भी हेल्थ केयर को वो नुकसान ना पहुंचा सके। तो आपने इसके एनवायरनमेंट भी इस हिसाब से स्ट्रक्चर करना है, वहां पे कोई हार्डल्स ना हो। अदर कंसर्न जो है हमने इसके कम्युनिकेशन को देखना है कि पेशेंट का कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव होगा, ठीक है। फैमिली सपोर्ट एंड एजुकेशन, ये सारी चीजें नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम अल्जाइमर पेशेंट्स में कर सकते हैं। ओके, अब हम जो है वो अल्जाइमर डिजीज हमने पढ़ ली है। अब एक और डिसऑर्डर्स है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बड़ा कॉमन है, सीवीए, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है। ये क्या है? अ स्ट्रोक हैपेंस व्हेन ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टॉप। देखिए सीवीए को हम दूसरा नाम देते हैं स्ट्रोक, ठीक है। दोनों जो है वो एक ही चीज है। इसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि ब्रेन की किसी भी पार्ट को ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से। या तो वहां पे जो हमारे ब्रेन वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है जो ब्रेन को ब्लड लेके जाते हैं, वहां पे कोई क्लॉट आ जाता है, या उसमें रप्चरिंग हो जाती है, जिसके किसी भी तरीके से ब्लड जो है वो उसका फ्लो स्टॉप हो जाता है ब्रेन, जिस वजह से फिर हम कहते हैं कि पेशेंट को स्ट्रोक हो गया, उसको सीवीए हो गया, ठीक है। A stroke is sometimes called a brain attack, जिसे हम brain attack भी कहते हैं। If blood flow stops for longer than a few seconds, the brain cannot get blood and oxygen. Brain cells can die, causing permanent damage. देखिए ब्रेन जो है वो हमारे पास एक बहुत हसास अर्गन है हमारी बॉडी का। उसको अगर फॉर एग्जांपल कुछ सेकंड तक ब्लड न चला जाए, ब्लड में क्या है, ब्लड में हमारे पास ऑक्सीजन होती है जो ब्लड सेल्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वो वहां पे फंक्शन कैसे करेगा ब्लड सेल्स, ठीक है। तो अगर कुछ सेकंड्स तक भी ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाए तो ब्रेन सेल्स की डेथ हो जाती है,
और वो फिर परमानेंट डैमेज है जिसको बाद में हम जो है वो उसको ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जिसको भी ये वाला साइन सिंपल स्ट्रोक हो या सीवी हो तो उसको उसी टाइम पे ट्रीट किया जाए। इस्कीमिया ऑफ द ब्रेन टिश्यूज, ये हेमरेज की वजह से भी हो सकता है, थ्रम्बस की वजह से भी हो सकता है और एम्बोलिस की वजह से भी हो सकता है। दिस इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ इन द यूएस, ठीक है। ये किसी भी एज में हो सकता है, इसमें ये नहीं है कि ये ज्यादा उम्र वाले लोगों में होगा, कम उम्र वाले लोगों में नहीं होगा, ये किसी भी एज में किसी को भी ये हो सकता है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन सी है, ऐसे कौन सी फैक्टर्स है जो इसकी वजह से सीवीए के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। आपकी जो आर्टरी है उसमें कहीं ना कहीं पे क्लॉट आ जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए, ठीक है, कि ब्लड पास ना हो। हार्ट डिजीजेस भी हो सकती है। हार्ट डिजीजेस इसलिए कि अगर आपके को हार्ट प्रॉब्लम में आपकी ब्लड जो है वो सही तरह से नहीं पहुंचता ब्रेन को। किडनी डिजीज की वजह से भी हो सकती है। किडनी डिजीज की वजह से क्यों हो सकती है, क्योंकि किडनी जो है वो पहले भी जो हम रेनल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी कि किडनी का बहुत ज्यादा रोल है ब्लड प्रोडक्शन में। वो ऐसे कि किडनी में हमारे पास हार्मोन होते हैं जिसको हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, वो किडनी से रिलीज होता है और जाके बोन मेरो पे एक्ट कर रहा होता है और उसकी वजह से फिर वहां पे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो अगर किडनी डिजीज है, किडनी प्रॉब्लम है, तो फिर किडनी ऑलरेडी अपने फंक्शन नहीं कर रहा होगा। जब किडनी फंक्शन नहीं कर रहा होता तो फिर वो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होंगे और हमारा रेड ब्लड सेल्स नहीं प्रोड्यूस होगा, जिस वजह से ब्लड की कमी होगी, फिर हमारे ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच रहा होगा और फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सीवीए के। हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकती है। हाइपरटेंशन की वजह से अगर आपको बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है जिसकी वजह से आपके जो ब्लड वेसल्स है उसमें वो रप्चर भी हो सकते हैं, ठीक है। ओबेसिटी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, सिगरेट स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, डायबिटीज है, ओरल कंट्रासेप्टिव्स है और कोकेन है। ये ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से सीवीए के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस जो है वो कैसे, मोस्ट कॉमन काज ऑफ सीवीए, ठीक है, कि आपकी थ्रोम्बस बन जाती है जो आपकी सेरेब्रल या आपकी ब्लड वेसल्स है वहां पे, ठीक है। अर्थेरोस्क्लेरोसिस होता है, उसके बाद जो है वो थ्रोम्बस बन जाता है, वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाती है, आगे से जो है वो ब्लड पास नहीं होता आपकी ब्रेन को और फिर ब्रेन अटैक या स्ट्रोक जिसे हम सीवीए का नाम देते हैं। एक सेरेब्रल थ्रम्बस है और एक हमारे पास सेरेब्रल एम्बोलिज्म है। इट इज अ मेजर कॉज ऑफ इन्फेक्शन टिश्यू डेथ ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई। वहां पे जो है वो कोई ना कोई एयर आ जाती है आपकी ब्लड में, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द जो है वो फिर ब्लड क्लॉट हो जाता है और वो फिर किसी भी ब्रेन के पार्ट में जाके वहां पे स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आगे ब्लड सप्लाई नहीं होता। in ambulance in ambulance loading in the brain from either the heart or a carotid artery will most likely be the cause of a stroke due to ischemia। अब देखिए एम्बुलेंस जो है वो आपकी कैरोटिड आर्टरी से भी आ सकता है, आपके हार्ट से भी आ सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपकी वेसल्स को ब्लॉक कर देता है और आगे से ब्लड नहीं जाता और स्ट्रोक हो जाता है ड्यू टू इस्कीमिया। और ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीवीए सेरेब्रल एम्बोलिज्म, ठीक है, याद रखना आप। मोस्ट ऑफ्टन किसी को हार्ट डिजीज है फिर थ्रम्बस बन जाता है, इसके बाद एम्बोलस बन जाता है और फिर आगे से ब्लड नहीं जाता वहां पे तो आपकी ब्रेन को, ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में ऑलरेडी क्लॉट बना होता है और उसकी वजह से फिर स्ट्रोक या सीवीए हो जाता है। सेरेब्रल हेमरेज थर्ड मोस्ट कॉमन का सब सीवीए, मोस्ट ऑफ्टन ड्यू टू हाइपरटेंशन। जब किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, वो कंट्रोल नहीं होता, तो चांसेस होते हैं कि इसके जो सेरेब्रल ब्लड वेसल्स है वहां पे वो वेसल्स रप्चर हो जाए, ठीक है। तो फिर जब रप्चर हो जाता है सारा ब्लड आपके ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट होता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच रहा होता, जिसकी वजह से फिर आपकी जो ब्रेन सेल्स है उसकी डेथ हो जाती है और उसको फिर हम नाम देते हैं सीवीए का। Transient ischemic attack is when blood flow to a part of the brain stop for a brief period of time। ये हमारे पास ऐसा अटैक है जब आपकी किसी भी ब्रेन के पार्ट को ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाए कुछ देर के लिए, उसको फिर हम नाम देते हैं ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक, ठीक है। ये परमानेंट नहीं, कुछ देर के लिए जो है वो आपकी किसी भी ब्रेन पार्ट को जब ब्लड फ्लो नहीं जाता तो फिर उसको हम कहते हैं ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। A person may have a stroke-like symptoms for up to 24 hours, but in most cases for 1 to 2 hours। मोस्टली ये सिम्टम जो है वो 24 आवर तक रहता है और मे बी कि ये 1-2 घंटे में खत्म भी हो जाए, ठीक है। सेरेब्रोवास्कुलर इनसफिशिएंसी, आपकी जो सेरेब्रल वेसल्स है उसमें कोई स्टेनोसिस आया हो, ठीक है, इस तरह के इस वजह से भी हो सकती है। कासेस सेम एज सीवीए, जैसे सीवीए की कासेस हमने पढ़ी है कि सेरेब्रल थ्रम्बस की वजह से हो सकता है, सेरेब्रल जो है वो एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है, तो ऐसी इसकी भी कासेस है।
वार्निंग साइन ऑफ इम्पेंडिंग सीवियर, इसको हमने ये नहीं समझना कि अगर किसी को इस तरह का कोई अटैक है तो वो बाद में ठीक हो सकता है, ये एक साइन सिम्टम्स है सीवीए का, तो उसको इसी टाइम पे ट्रीट करना चाहिए ताकि मजीद कॉम्प्लिकेशंस ना बने। ओके, फिर अगर हम आगे से सेरेब्रोवास्कुलर असेसमेंट की हम बात करें तो उसमें जो है वो मोटर चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। मोटर चेंजेस में यह देखिए, अगर आपका एक साइड पे, ब्रेन के एक साइड पे अगर ब्लड स्टॉप है, वह भी कोई प्रॉब्लम है, अगर राइट साइड पे प्रॉब्लम है तो आपका लेफ्ट साइड काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये इसमें यह है कि जैसे कि हमारे ब्रेन है, इसमें हम कहते हैं कि राइट हेमिस्फीयर है, लेफ्ट हेमिस्फीयर है, तो राइट साइड जो है वो हमारे ब्रेन का, वो हमारे बॉडी का लेफ्ट साइड कंट्रोल कर रहा है। अगर हमारा लेफ्ट साइड है ब्रेन का तो वो हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल ब्रेन में हमारा जो भी पार्ट डैमेज है या वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा या कोई भी प्रॉब्लम, अगर राइट साइड में प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी का लेफ्ट साइड जो है वो काम नहीं कर रहा होगा। जैसे हम कहते हैं किसी को पारज आया हुआ है, इसका हाथ काम नहीं कर रहा है, इसका पाँव काम नहीं कर रहा, तो वो हमेशा से अपोजिट साइड पे उसकी जो डैमेज होती है। जैसे बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, गेट एंड प्री प्रोप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसमें आपके बैलेंस में, आपके कोऑर्डिनेशन में, आपकी स्ट्रक्चर में जो है वो चेंज आ जाती है, आप अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, ग्लासगोमा स्केल, जीसीएस। आप सारे नर्सें तो आपको पता होगा जीसीएस का क्या है। जीसीएस कोर्स हम पेशेंट में देखते हैं, उसका अवेयरनेस लेवल की, इसका लेवल जो है वो पेशेंट कितना हमारे पास जो है वो कॉन्शियस है। कॉन्शियस लेवल के लिए मोस्टली जो हम स्केल यूज करते हैं वो ग्लासगोमा स्केल है। टोटल इसकी 15 नंबर्स होते हैं। इसको फिर आगे से जो है वो हमने डिवाइड डिवाइड करते हैं इसको आगे। आई ओपनिंग है, ठीक है, आई ओपनिंग को हम फिर 4 नंबर देते हैं, ठीक है। वर्बल रिस्पॉन्सेज है, उसको हम 5 नंबर देते हैं, और फिर मोटर रिस्पॉन्स है, उसको हम 6 नंबर देते हैं। तो इस बेस पे हमने पेशेंट्स का कॉन्शियस लेवल जो है वो चेक करना है कि पेशेंट कितना कॉन्शियस है, ठीक है। तो आई ओपनिंग जैसे 4 नंबर्स हम देते हैं आई ओपनिंग के, उसको अगर कोई पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं कर रहा तो फिर हम इसको 1 नंबर देते हैं। वो इस तरह से फिर अगर पेन पे रिस्पॉन्स कर रहा है या वो आवाज पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसकी नंबरिंग बढ़ा देते हैं। इस तरह से फिर वर्बल रिस्पॉन्स है, वर्बल रिस्पॉन्स भी अगर पेशेंट बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो उसको फिर हम 1 देते हैं, और उसी हिसाब से फिर हम जो है वो वर्बल रिस्पॉन्स, अगर वो हम उसको आवाज देते हैं पेशेंट बोलता है, या पेन देते हैं पेशेंट बोलता है, उसके हिसाब से फिर उसकी नंबरिंग बढ़ती रहती है। और मोटर रिस्पॉन्स जो है वो उसके 6 नंबर है। उसका कोई भी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो फिर उसका 1 है। उसके अकॉर्डिंग जो है उसको फिर अगर वो आपको वर्बल रिस्पॉन्स पे वो उसके हाथ या पाँव मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम इसके नंबर बढ़ा देते हैं। जैसे पेशेंट की डेथ होती है तो फिर हम कहते हैं कि पेशेंट का जीसीएस 3/15 है। कभी भी हमने ये नहीं कहना कि पेशेंट का जीसीएस 0 है, ठीक है। लोवेस्ट जीसीएस जो है वो 3 होता है, और हाईएस्ट जो है वो हमारे पास 15 होता है, जो बिल्कुल एक कॉन्शियस पेशेंट होता है। सेंसरी चेंजेस जो है उसमें कौन से आ जाते हैं, उसमें एफेशिया, जो पेशेंट जो है वो न बोल सकता है, वो न लिख सकता है, ठीक है। एग्नोसिया, कैन नॉट रिकॉग्नाइज फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स और पीपल, उसको नहीं पता चल रहा होता चीजों का। हमसे कहेंगे कि भाई पाकिस्तान का बताओ वज़ीर आज़म कौन है, उनको नहीं पता होगा, ठीक है। एफ्रेजिया, कैन नॉट परफॉर्म पर्सनल एक्ट्स और यूज ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्ली, ठीक है। नेग्लेक्ट सिंड्रोम, विजुअल प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट्स को, ठीक है। और इसके अलावा जो है इंक्लूडिंग हेमिनोप्सिया, हेमिनोप्सिया जो है वो हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ द आई, विजुअल डिसऑर्डर्स है ये भी, ठीक है। फिर कॉग्निटिव चेंजेस कौन से है सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट में, उसमें जो है वो डिनायर आ जाते हैं कि पेशेंट जो है वो, आप उसको एक बात कह देते हो तो पेशेंट कह रहा है नहीं मैं इसको नहीं मान रहा, ठीक है, हर चीज को वो डिनाई कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है। इम्पेयर्ड मेमोरी, पहले हमने ऑलरेडी बात की है कि पेशेंट्स की मेमोरी में चेंजेस आ जाते हैं, कुछ चीजें याद नहीं होती। जजमेंट में कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन एनीथिंग, डिसओरिएंटेड, ठीक है। स्लो एंड कॉशियस वर्सेस इम्पल्सिव, ठीक है। डिप्रेस anxious वर्सेस यूपेरिक, एंगर्स क्विकली वर्सेस कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग, ठीक है। तो ये सारे असेसमेंट जब हम करते हैं पेशेंट्स के, तो उसमें हमने देखना है कि पेशेंट्स की मोटर कौन से चेंजेस आते हैं उसकी बॉडी में, और फिर सेंसरी कौन से चेंजेस आते हैं, फिर कॉग्निटिव कौन से चेंजेस आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें याद हो कि ये चेंजेस पेशेंट में हो सकती है। सीवियर की टेस्टिंग के लिए हम सीटी और एमआरआई कर सकते हैं, ठीक है। सेरेब्रल एंजियोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम सीबीसी टेस्ट कर लेते हैं, ब्लड टेस्ट है, ठीक है, जिसमें हम पीटी पीटीटी या एनआर देखते हैं पेशेंट्स की जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर कितनी है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस पेशेंट में कितनी है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये सारे टेस्टिंग हम सीवीए को आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं।
मेडिकल मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो हम पेशेंट्स को थ्रोम्बोलाइटिक्स एजेंट देते हैं, जिसमें जो है वो हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ठीक है, जहाँ पे भी हमारा वो क्या नाम है थ्रम्बस बना होता है, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए पर हम ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स देते हैं, ठीक है, जैसे हमने इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह। एंटीकोगुलेंट्स भी दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें हेपरिन है, क्लेक्सिन इंजेक्शन है, ठीक है, एंटीप्लेटलेट ड्रग दे सकते हैं, एन्यूरिज्म रिपेयर, कार्डिक एंडोटमी, ठीक है। ये हमारे पास प्रोसीजर है जिसकी वजह से जो है वो क्रोटेड आर्टरी में अगर कहीं पे ब्लॉकेज आया हुआ है तो उस ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए फिर हम ये कार्डिक क्रोटेड एंडोटमी कर लेते हैं, ठीक है। कार्डियो सेरेब्रल वास्कुलर असेसमेंट, अगर हम नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहले हमने पेशेंट्स का असेस करना है लॉस ऑफ कॉन्शियस की पेशेंट कितना हमारे पास जो है वो कॉन्शियस है, ठीक है। पेशेंट्स को जो है वो हमने आईवी लगाना है सबसे पहले, ताकि पेशेंट्स को जितनी भी फ्लूइड्स अगर देनी हो या पेशेंट को ब्लड देना हो या कोई भी मेडिसिन देनी हो आईवी के थ्रू, तो उसके लिए आईवी लेना बहुत जरूरी है। एनजी ट्यूब हमने देनी है पेशेंट को, क्योंकि इस स्टेज पे जो है मैंने पहले बताया कि अगर एक साइड किसी भी पेशेंट्स का डिमेज है ब्रेन का, तो उसका जो दूसरा बॉडी साइड है वो काम नहीं कर रहा होगा, तो फिर उसकी मूवमेंट्स नहीं होती, ठीक है। तो फिर हमने पेशेंट को एनजी पास करने ताकि जो भी इसको डायट देनी है तो वो एनजी के थ्रू हम दे सके। फुलेस पास करना है पेशेंट्स को, ठीक है, ताकि वो अगर उसको यूरिन करना है पेशेंट को तो वो इसी टाइम पे कर सके, उसको जाना ना पड़े वहां पे। और अगर जरूरत पड़े पेशेंट को तो फिर हम पेशेंट को वेंट पे डाल रहे होते हैं ताकि उसके ऑक्सीजनेशन भी इम्प्रूव हो सके, उसको क्या नाम है ब्रेन को, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें बहुत जरूरी है। ऑलरेडी सीवियर हुआ है, वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ब्लड नहीं जा रहा, क्लॉट है या रप्चर है, ठीक है, तो ब्रेन को ऑलरेडी ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो उसके ऑक्सीजन को इम्प्रूव करने के लिए हमने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट पर डालना है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दे सके। न्यूट्रिशन एनकरेज परफॉर्म एडीएलएस एक्टिविटी या डेली लाइफ एक्टिविटीज, इसको हमने पेशेंट को एनकरेज करना है। अगर पेशेंट की कंडीशन ठीक है तो ब्लैडर एंड बाउल ट्रेनिंग पेशेंट्स को हमने करवाना है। रॉन्ग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज को करवाना है, टीचिंग एंड इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को देना है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी एक और डिजीज हमारे पास है, टेक डोलोप्लेक्स। ये हमारे पास एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है दैट कॉजेस अ स्टेबिंग और इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन इन पार्ट्स ऑफ द पेस। ये ट्राइजेमिनल नर्व जितने भी है वो हमारे पेस से रिलेटेड है, जितने भी हमारे पास ये नर्व है वो सप्लाई कर देता है या मैसेज पहुंचा देता है हमारे पेस को, ठीक है। तो वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उस नर्व में, तो फिर हमारा जो पेस है वहां तक मैसेज नहीं आता, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व डिजेनरेशन या वहां पे जो है वो किसी चीज की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है उसमें, ठीक है, तो फिर क्या होता है फेशियल पेन, ठीक है, मेडिकेशन सर्जरी, इसकी वजह से भी ये ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो डैमेज हो सकता है, ये वाइड ट्रिगर्स। और सबसे लास्ट जो है वो हमारे पास है बिल्स पॉलिसी, पैरालिसिस ऑफ द फेशियल नर्व काजिंग मस्कुलर वीकनेस इन वन साइड ऑफ द फेस। इसमें भी हमारा जो ट्राइजेमिनल नर्व्स है, जो नर्व्स है जो आगे से फेस को मैसेज पहुंचा देता है, उसमें पैरालिसिस आती है, वो नर्व जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं करता, वहां पे कोई ना कोई ब्लॉकेज है जो मैसेज नहीं पास करता पेस को, जिसकी वजह से मसल्स को मैसेज नहीं आता, और एक साइड जो पेस का होता है वो हमारे पास वीक होता है, ठीक है, मसल्स की फिर कंट्रैक्शन नहीं होती, आप अपनी मर्जी से उसको नहीं कर सके क्योंकि वहां पे मैसेज नहीं आता, ठीक है। फेशियल नर्व इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यूनिलैटरल वीकनेस ऑफ फेशियल मसल्स, उसके लिए फिर स्टेरॉइड्स, इसके अलावा जो है वो वार्म मॉइस्ट क्लॉथ मसाज और फेशियल एक्सरसाइज हम पेशेंट्स को करते हैं कि ये आप एक्सरसाइज कर लिया करें, ठीक है, उस पर हम जो है वो कोई गर्म कपड़ा भी रख लेते हैं, स्ट्रॉज भी देते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हमने दो डिजीज पढ़े हैं, अल्जाइमर डिजीज और सीवीए, तो आप लोग उसको अच्छी तरह से पढ़ लें। इसकी मजीद जो डिजीज है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पे किसी को समझ ना आया हो तो वो बेशक फिर मुझसे बाद में पूछ सकता है। That's all about today's presentation. Thank you.